हेलो वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 13 दिसंबर और शुरू करते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज़ मिति स्क्रिप्ट को लेकर है। ये मिति स्क्रिप्ट कहाँ लिखी जाती है? ये मणिपुर की जो मिति लैंग्वेज होती है उसकी ये स्क्रिप्ट है। तो बेसिकली हुआ क्या था, जो मिति स्क्रिप्ट है, जो मिति लैंग्वेज है, वो 6 सेंचुरी पुरानी है अकॉर्डिंग टू साहित्य एकेडमी। जैसे जैसे हिंदुइज्म और फिर बंगाली का जो लैंग्वेज है, वो जो उसका जो प्रचार प्रसार हुआ, उसके बाद जो मिति स्क्रिप्ट थी उसने वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई। और उसकी जगह पे क्या हुआ कि लैंग्वेज तो मिति रही, बट उसकी जो स्क्रिप्ट थी वो बंगाली स्क्रिप्ट हो गई। तो अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि मणिपुर के जो न्यूज पेपर्स हैं, अब वो ये काम कर रहे हैं कि कैसे करके हम जो बंगाली स्क्रिप्ट में जो न्यूज आती है उसके जगह हम मणिपुरी स्क्रिप्ट को फॉलो करें, मिति स्क्रिप्ट को हम उसमें न्यूज दें, ताकि हमारी जो मिति लैंग्वेज है उसको और ज्यादा प्रचार प्रसार हो और वो ज्यादा कल्चरली सिग्निफिकेंट हो। क्योंकि हमारे देश में देखा गया है कि जो नॉर्थ ईस्ट में जो लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज है, वो डिक्लाइन होती जा रही है। तो एक मेजर कंसर्न था नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए, इसीलिए गवर्नमेंट भी कंजर्व करने के लिए ध्यान दे रही थी। और जो लैंग्वेज होता है वो किसी भी सोसाइटी कल्चर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। आपकी सोसाइटी, आपका कल्चर तभी सर्वाइव हो सकता है जब आपकी लैंग्वेज सर्वाइव हो। अब अगर मिति स्क्रिप्ट की बात करें तो ये अबोगिटा सिस्टम फॉलो करती है, मतलब सूडो अल्फाबेट सिस्टम। मिति स्क्रिप्ट का डिक्लाइन क्यों देखने को मिला था? क्योंकि जो हिंदू मिशनरी थी शांतिदास गोसाई, वो मणिपुर आए थे और उन्होंने वैष्णविज्म को प्रमोट किया था। पर इसके लिए उन्होंने बंगाली स्क्रिप्ट को फॉलो किया था। इसको प्रचार प्रसार मिला बंगाली स्क्रिप्ट को, पर जो उनकी जो लोकल जो नेटिव स्क्रिप्ट थी, मेटी स्क्रिप्ट, वो डिक्लाइन होते चली गई। इसका नतीजा ये देखने को मिला कि जब मणिपुर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया 1979, तो उसने मणिपुर लैंग्वेज को तो ऑफिशियल लैंग्वेज माना, बट स्क्रिप्ट को क्या माना? बंगाली स्क्रिप्ट। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा ये ऑलरेडी उस सोसाइटी में इंट्रेंच हो चुका था जो बंगाली स्क्रिप्ट थी, बट अब उसका रिवाइवल देखने को मिल रहा है मिति स्क्रिप्ट का। मणिपुर जो लैंग्वेज है वो 8th शेड्यूल में है कॉन्स्टिट्यूशन के, पर वो भी बंगाली स्क्रिप्ट में है। तो अब जो वहां की जो गवर्नमेंट है उसने इस मणिपुर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1979 में एक्ट में अमेंडमेंट करके 2021 में ये कर दिया है कि धीरे धीरे हम 10 साल के अंदर अंदर जो बंगाली स्क्रिप्ट है उसको हम फेज आउट कर देंगे, उसकी जगह हम मिति स्क्रिप्ट को फॉलो करेंगे। तो ये क्वेश्चन आने की संभावना है, तो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज एशियन कंट्रीज को लेकर है। दरअसल रिसेंटली इंडोनेशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने इंडिया के स्टैंड को लेकर, जो म्यांमार में जो जो मिलिट्री गवर्नमेंट है, तो इंडिया उनसे इंगेज कर रहा है मिलिट्री गवर्नमेंट से। तो ये बात एशियन कंट्रीज को पसंद नहीं आ रही, क्योंकि एशियन कंट्री का ऐसा ऐसा मानना है कि हमने जो 5 पॉइंट कंसेंसस दिए थे म्यांमार को लेकर, उसको हर कंट्री को फॉलो करना चाहिए, तभी उस पर्टिकुलर रीजन में पीस आ सकेगा। तो उन्होंने ये बोला था कि एक तो डायलॉग होना चाहिए म्यांमार में, जो कि नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो सिविलियन जो देखा, उनकी जो लीडर है आंग सान सू की, उन्हें जेल में डाल रखा है, तो किसी प्रकार का डायलॉग नहीं है। मिलिट्री बिल्कुल डिक्टेटरशिप टाइप का रूल कर रही है। एक स्पेशल एनवॉय का अपॉइंटमेंट करना था, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मिलना था एशियन कंट्री से। तो म्यांमार को लेके एशियन कंट्रीज ने ये 5 पॉइंट सुझाए थे, ताकि वहां के जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक है उसे खत्म किया जा सके। पर एशियन कंट्रीज, खासकर जो इंडोनेशिया के फॉरेन मिनिस्टर, उनको ये लग रहा है कि इंडिया को मिलिट्री की गवर्नमेंट से एसोसिएट नहीं करना चाहिए। बट इंडिया का अपना कंसर्न है, वो क्या रहा है कि म्यांमार अभी किसके इन्फ्लुएंस में है? म्यांमार अभी चाइना के इन्फ्लुएंस है, क्योंकि चाइना जो है उसकी जो गवर्नमेंट है, जो आर्मी लेड गवर्नमेंट है, उससे बातचीत कर रहा है। तो हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि अगर चाइना बातचीत कर रहा है तो चाइना के ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएगा म्यांमार में, और हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि हमारी बॉर्डर मिलती है म्यांमार से। ठीक है, तो म्यांमार के कुछ टेररिस्ट हैं वो इंडिया में आ जाते हैं, और हमारे यहाँ के जो कुछ टेररिस्ट हैं वो म्यांमार में आके शरण ले लेते हैं। तो हमें हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए भी हमें जो भी गवर्नमेंट उससे बातचीत करनी ही पड़ेगी, हमारी मजबूरी है। प्रिंस के पर्सपेक्टिव से एशियन कंट्रीज के बारे में जानना जरूरी है। तो एशियन एसोसिएशन है क्या? इसे कहते हैं द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें कौन कौन मेंबर्स हैं? लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रुनई, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड एंड म्यांमार। इस ग्रुप का मकसद क्या था? इस ग्रुप का मकसद था पॉलिटिकली और सोशल स्टेबिलिटी होना पूरे इस साउथ ईस्ट रीजन में। इनका मोटो क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। इसका जो सेक्रेटरीट आपको देखने को मिलेगा इंडोनेशिया, जकार्ता में। कब बना था ये एशियन का ग्रुप? ये 1967 में बना था, जब एशियन डिक्लेरेशन पास हुआ था। इसे बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। इसमें पहले 5 फाउंडिंग फादर्स थे: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। बाद में ये 5 कंट्रीज और इसमें एड ऑन हुए थे। तो ये अभी फिलहाल 10 कंट्रीज का एक ग्रुप है। और इंडोनेशिया के फॉरेन मिनिस्टर का इंडिया के ऊपर कमेंट करना इसलिए भी चिंताजनक है, क्योंकि इंडोनेशिया के साथ हमारे रिलेशनशिप धीरे धीरे बहुत ज्यादा इंप्रूव हुए हैं। क्योंकि जो इंडोनेशिया का जो सबांग पोर्ट है, तो उसका एक्सेस इंडिया के पास है।
इस पोर्ट की मदद से इंडिया चाइना को चॉप कर सकता है मलक्का स्ट्रेट में। तो कुछ चीजें हमें इंडोनेशिया के हित का भी ध्यान रखना पड़ेगा अगर हम उनसे बेटर रिलेशनशिप चाहते हैं तो। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज आर्टेमिस 1 मिशन को लेकर है। तो इसके लिए उसने 3 प्लान बनाए हैं, आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3। आर्टेमिस 1 जो उनके नवंबर में लॉन्च हुआ था, इसका मिशन ये था, इसे मून के ऑर्बिट में घूमकर वापस से अर्थ में आना था। तो इसमें यह चेक करना था कि क्या जो हमारे जितने हम एस्ट्रोनॉट भेजेंगे क्या वो सेफली अर्थ में लैंड कर सकते हैं, ये इसका मेन मकसद था। जब हम आर्टेमिस 2 लॉन्च करेंगे 2024 में, तो उसमें एक्चुअल क्रू जाएगा और वो भी मून के ऑर्बिट में घूमकर वापस आ जाएगा, ये मून पर लैंड नहीं करेगा। फाइनली जब आर्टेमिस 3 मिशन जाएगा 2025 में, तो वो एस्ट्रोनॉट को लेकर मून पर लैंड होगा। तो जब 1972 में अपोलो मिशन जब पहली बार लेके गया था, तो 50 साल बाद फिर से जो नासा के एस्ट्रोनॉट है वो मून पर लैंड करेंगे। अभी ये इसलिए न्यूज में क्योंकि नासा का जो ये आर्टेमिस 1 मिशन था, इसमें ओरियन कैप्सूल था, जो आप ओरियन कैप्सूल देख पा रहे हो, इसी में एस्ट्रोनॉट बैठेंगे। तो अभी इसमें कुछ डमी बैठे हुए थे, इसकी सक्सेसफुली री एंट्री हो चुकी थी अर्थ में, ये इसलिए न्यूज में है। इसकी एंट्री कैसे हुई थी? स्किप एंट्री के जरिए। स्किप एंट्री में क्या होता है, आपको पता है कोई भी व्हीकल या फिर कैप्सूल अगर अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो इतना ज्यादा फ्रिक्शन देखने को मिलता है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान जो है वो उसको पूरे कैप्सूल को, पूरे यान को जला सकता है, रॉकेट को जला सकता है। तो इसी को अवॉइड करने के लिए क्या स्किप एंट्री का यूज किया गया था। इसमें आप एक बार अर्थ के एटमॉस्फेयर, अपर एटमॉस्फेयर में एंटर करते हो और इसी एटमॉस्फेयर का यूज करके वापस से आप बाहर निकल आते हो, ताकि आपकी एक प्रिसाइज लैंडिंग की जा सके और गाइडेड लैंडिंग हो सके, ताकि स्पीड को और कम किया जा सके और धीरे धीरे आप पैसिफिक ओशन में कहीं ना कहीं आप लैंड कर सकते हो। तो ये नासा का आर्टेमिस 1 मिशन है। इसके लिए कौन सा रॉकेट यूज किया गया था? एसएलएस रॉकेट लॉन्च किया गया था। अब चलते हैं आगे। हमारे अगली न्यूज मलम पंडरम ट्राइब को लेकर है। ये ट्राइब कहाँ पाई जाती है? ये केरला की ट्राइब है। और अभी ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि जो सबरीमाला एरिया है वहां पर जो फॉरेस्ट रोड है, तो ये अथॉरिटीज की मदद करते हैं उस पूरे रोड को क्लीन करने में। तो ये जो हम बिहेवियर डिस्प्ले कर रहे हैं, जो एटीट्यूड हम डिस्प्ले कर रहे हैं, ट्राइबल्स के द्वारा जो एटीट्यूड डिस्प्ले किया जा रहा है, इसे हम एथिक्स के एग्जांपल में भी यूज कर सकते हैं। बट जनरली जो ट्राइब्स होती है, नोमैडिक ट्राइब्स होती है, यूपीएससी उनमें अक्सर क्वेश्चन पूछती है, तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। अगर हम मलम पंडरम ट्राइब के बारे में बात करें तो केरला की ट्राइब है, ये अभी भी नोमैडिक ट्राइब है जो कि फॉरेस्ट एरिया में ही रहते हैं। इनका जो मेन ऑक्यूपेशन होता है फिशिंग है, फ्रूट्स कलेक्ट करना, जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उन्हें कलेक्ट करना। इन्हें मलाई पंडरम या हिली पंडरम ट्राइब भी कहा जाता है और ये एक शेड्यूल्ड ट्राइब है। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये कोल्लम रेंज में पाए जाते हैं केरला के। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इनकी पॉपुलेशन 2422 है फिलहाल। वैसे जब जनरली ये मलयालम में बातचीत करते हैं, इनकी जो भाषा है पंडरम भाषा है। इनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन हंटिंग और गैदरिंग है। और इनके खास बात जो कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये रुद्राक्ष माला बनाकर बेचते हैं, तुलसी माला बनाते हैं, ग्लास बेड्स बनाते हैं, बैंगल्स बनाते हैं। और इनको कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज भी है हर्बल मेडिसिन को लेकर। तो ये कुछ फैक्ट है जो यूपीएससी मलम पंडरम ट्राइब्स के बारे में पूछ सकती है, तो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारे अगली न्यूज बद्री काऊ को लेकर है। कहाँ पाई जाती है? ये उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि जो उत्तराखंड जो गवर्नमेंट है वो ये कर रही है कि एम्बायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के जरिए इसका जो जेनेटिक इनहेंसमेंट है वो बढ़ाई जा सके, ताकि इसकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो मिल्क प्रोडक्टिविटी, वो और ज्यादा बढ़ाई जा सके। इसका नाम कैसे पड़ा बद्रिकाओ? क्योंकि जो हमारा जो हिंदुओं का जो धार्मिक स्थल है बद्रीनाथ, उसके नाम पर ही पड़ा, जहाँ पे हिंदुओं के 4 धाम होते हैं। ये उत्तराखंड के हिली डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, इसलिए इसे इन्हें पहाड़ी काऊ भी कहा जाता है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? इनके लॉन्ग लेग्स होते हैं और ये ब्लैक, ब्राउन, रेड, व्हाइट और ग्रे कलर में पाए जाते हैं। इनकी यूनिक क्वालिटीज ये है कि इनकी जो मिल्क है उसमें काफी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि एक तो एक्चुअली जो घास से फीड करते हैं वो मेडिसिनल हर्ब्स होती है। मेडिसिनल हर्ब क्यों होती है? क्योंकि आप देखोगे हिमालय रीजन, हिली रीजन में मेडिसिनल हर्ब पाए जाते हैं। तो अगर आप वो कंज्यूम करोगे तो उनकी जो मिल्क में वो एलिमेंट आता है मेडिसिनल हर्ब्स का। और ये टॉक्सिक पोल्यूशन से दूर रहते हैं, पॉलिथीन दूर रहते हैं, क्योंकि हिली एरियाज में अगर आप प्लेन एरिया में देखोगे, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तो वहां पर ऑलरेडी काफी ज्यादा पॉल्यूशन है, टॉक्सिक एलिमेंट है, तो उनके दूध में भी वो देखने को मिलता है। बट ये हिली एरियाज में जो ग्रास है वो फीड करते हैं, इस कारण से इनकी जो मिल्क में जो एडल्ट्रेशन होता है वो कम होता है और उनमें उनके दूध में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। और ये इनके रेजिस्टेंस टू डिजीज होते हैं। और ये उत्तराखंड का फर्स्ट सर्टिफाइड कैटल ब्रीड है उत्तराखंड की, जब नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स ने इसे आइडेंटिफाई किया था बद्री ब्रीड के नाम से। तो वैसे भी काऊ को लेकर काफी न्यूज बनी रहती है, तो इस पर क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। अब चलते हैं आगे।
अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो 2021 में यूपीएससी ने पूछा था। विद रेफरेंस टू इंडिया द टर्म्स हल्बी हो कुई पर्टेन टू। तो हल्बी हो कुई क्या है ये? ऑप्शन है डांस फॉर्म्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स, ट्राइबल लैंग्वेज। तो आंसर क्या होगा इसका? ट्राइबल लैंग्वेज। तो इसमें से जो हल्बी है तो ये इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में उड़िया में पाई जाती है ये हल्बी लैंग्वेज। और जो हो है वो झारखंड और उड़ीसा में ये लैंग्वेज बोली जाती है। कोई भी उड़िया के खासकर सदर्न उड़िया के ये ट्राइबल द्वारा बोली जाती है। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर की वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।